परिचय, सबसे पहले परिचय देखिए। अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु के एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होने पर एमीन बनते हैं। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, जो अमोनिया है, देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। यानी अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु के किसी एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होने पर क्या बनते हैं? एमीन बनते हैं। अर्थात एमीन क्या होते हैं? अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो एमीन होते हैं वो अमोनिया के या तो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं या एरिन व्युत्पन्न। तो देखिए समझने की कोशिश करिए बच्चों। देखिए देखिए बच्चों, ये अमोनिया है, NH3 अमोनिया है, ठीक है। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकल जाए, यानी अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह कोई एल्किल समूह आके जुड़ जाए, तो ये क्या बन गई? एमीन बन गई। क्या बन गई? एमीन। इसी तरीके से देखिए, अमोनिया है, अमोनिया का हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह कोई एरिल आके जुड़ जाए, लीजिए भाई, ये भी क्या बन गई? ये भी एमीन। यानी ये तो बन गई एल्किल एमीन, ये बन गई एरिल एमीन। यानी कहने का मतलब है कि जो एमीन होती है वो अमोनिया की एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, प्रकृति में एमीन प्रोटीन, विटामिन, एल्केलॉइड तथा हार्मोन में पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम लोग प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में जो एमीन है वो प्रोटीन में पाए जाते हैं, विटामिन में पाए जाते हैं, एल्केलॉइड तथा हार्मोन में पाए जाते हैं, ठीक है। रंजक, बहुलक तथा विभिन्न औषधियां संश्लेषित एमिनो के उदाहरण हैं। तो देखिए बच्चों, जो रंजक होते हैं या बहुलक या बहुत सी जो औषधियां होती है वो भी क्या है? संश्लेषित एमिनो के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। दो जैव सक्रिय यौगिक मुख्यतया एड्रिनलिन और इफेड्रिन द्वितीयक एमिनो समूह होते हैं। तो देखिए बच्चों, जो जैव सक्रिय यौगिक है कौन कौन से? एड्रिनलिन और इफेड्रिन, ये दोनों भी क्या होते हैं? द्वितीयक एमिनो समूह होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। दंत चिकित्सा में प्रयुक्त निषेचक नोवोकेन एक संश्लेषित एमीन है। देखिए बच्चों, दंत चिकित्सा में जो एक निषेचक प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है नोवोकेन। क्या है? नोवोकेन। तो ये भी क्या है? एक प्रकार के संश्लेषित एमीन है, ठीक है। आगे देखिए, बहुप्रचलित प्रतिहिस्टेमिन। देखिए बच्चों, बहुप्रचलित प्रतिहिस्टेमिन यानी बेनेड्रिल में तृतीयक एमिनो समूह पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, जो बेनेड्रिल है उसमें क्या पाया जाता है? तृतीयक एमिनो समूह पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये तो क्या हो गया? ये हमारे एमीन का एक छोटा सा परिचय हो गया। चलें आगे। चलिए, एमिनो की संरचना। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग एमिनो की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अमोनिया की भांति एमीन का नाइट्रोजन भी त्रिसंयोजी होता है। इस पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए, ये क्या है? अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया। देखिए बच्चों, अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। देखिए, मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ये इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अमोनिया कैसा है? ये जो अमोनिया है वो त्रिसंयोजी होता है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एमीन की, तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि जो एमीन है वो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो लीजिए, मैं एमीन की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये एमीन है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस एमीन की बात करें तो देखिए एमीन में भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और एमीन भी क्या होते हैं? त्रिसंयोजी। भाई मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, नाइट्रोजन पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इससे देखिए 2 तो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन और 1 जुड़ा हुआ है एल्किल समूह, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक की? आगे देखिए, एमीन में नाइट्रोजन sp3 संकरित होता है तथा आकृति पिरामिडीय होती है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम लोग एमीन के नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन में कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3 संकरण। और देखिए बच्चों, sp3 संकरण तो होता ही है, लेकिन इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण जो इसकी आकृति होती है वो कैसी होती है? पिरामिडीय। कैसी आकृति होती है इसकी? पिरामिडीय। क्लियर है? आगे देखिए,
नाइट्रोजन के 4 sp3 संकरित कक्षकों में से 3 कक्षक एमीन के संगठन के अनुसार हाइड्रोजन या एल्किल समूहों के कार्बन के साथ अतिव्यापन करता है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, नाइट्रोजन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक है, जिसमें से जो 3 कक्षक है वो एमीन के संगठन के अनुसार या तो हाइड्रोजन के साथ में या फिर कार्बन के साथ में अतिव्यापन कर लेते हैं। ठीक है, चौथे संकरित कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। और देखिए इसका जो चौथे कक्षक की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी चौथे संकरित कक्षक में क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। भाई अभी मैंने बताया था कि जो अमोनिया है, भाई जो अमोनिया है, अमोनिया से ही हमारे निर्माण होता है किसका, एमीन का। भाई जो एमीन है, भाई जो हम बात कर रहे हैं एमीन की, वो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होते हैं। और देखिए इसमें अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, इस एमीन में अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन होता है sp3 संकरित। ठीक है, और हमें पता है कि जो sp3 संकरित कक्षक होते हैं वो चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये मैंने बना दिए नाइट्रोजन के संकरित कक्षक। ठीक है, नाइट्रोजन के संकरित कक्षक कैसे है, ये sp3। अब इसमें से देखिए बच्चों, जो ये 3 है, 1 2 3, जो ये 3 कक्षक है वो क्या करेंगे, वो एमीन के संगठन के अनुसार या तो हाइड्रोजन के साथ में या एल्किल समूह के कार्बन के साथ में क्या कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं। क्लियर है। और देखिए जो एक बच जाता है, जो ये एक कक्षक बच जाता है संकरित कक्षक, इस एक संकरित कक्षक में क्या पाए जाते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। क्लियर है। यानी कहने का मतलब है कि इन तीनों से, देखिए इन तीनों से तो हाइड्रोजन या एल्किल समूह अतिव्यापन कर लेता है। अब हम इसकी बात करें, हम इस एमीन की बात करें तो देखिए इसमें एक तो R यानी एक तो एल्किल समूह है और 2 क्या है, हाइड्रोजन। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 2 जगह तो हाइड्रोजन अतिव्यापन करेंगे। देखिए यहाँ और यहाँ तो हाइड्रोजन अतिव्यापन करेंगे और यहाँ पे एल्किल समूह का जो कार्बन है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अतिव्यापन करेगा। ठीक है, और इस तरीके से देखिए जो हमें ये आकृति प्राप्त होती है, इस आकृति को हम कहते हैं पिरीमिडीय। क्या बोलते हैं, पिरीमिडीय। ठीक है, आगे देखिए, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। देखिए बच्चों हम लोगों को पता है कि जो नाइट्रोजन है, इसमें जो नाइट्रोजन है उसमें sp3 संकरण पाया जाता है। और जब sp3 संकरण है तो बंध कोण कितना होना चाहिए, बंध कोण होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन वास्तव में ये बंध कोण नहीं होता है। बंध कोण क्या होता है, इससे कम होता है। और बंध कोण के कम होने का कारण है इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति। ठीक है, तो देखिए जैसे देखिए ट्राईमेथिलेमीन, देखिए बच्चों अगर ट्राईमेथिलेमीन की बात करें तो उसमें देखिए बंध कोण कितना होता है, 108 डिग्री ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, इस डायग्राम से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग बात कर रहे हैं ट्राईमेथिलेमीन की, किसकी बात कर रहे हैं, ट्राईमेथिलेमीन की। तो देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो ट्राईमेथिलेमीन का जो नाइट्रोजन है, देखिए बच्चों ट्राईमेथिलेमीन ये होता है, ये है ट्राईमेथिलेमीन। अब देखिए बच्चों ट्राईमेथिलेमीन का जो नाइट्रोजन है वो वही sp3 संकरित होता है। ठीक है, तो लीजिए भाई ये क्या है, ये sp3 संकरित कक्षक बने हुए हैं। ये क्या है, देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये कक्षक एक ये और ये क्या है बच्चों, ये sp3 संकरित कक्षक है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इन 4 sp3 संकरित कक्षकों में से अगर इस कक्षक की हम लोग बात करें तो इसमें तो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल होता है। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोल सकते हैं या हम इसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोल सकते हैं। यानी इसमें तो क्या है भाई, इसकी हम लोग बात करें तो इसमें तो 2 क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखिए मुझे मैं बना के बता रही हूं आपको, देखिए इसमें ये 2 क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर हम इसकी बात करें, इस वाले संकरित कक्षक की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस कक्षक से कौन अतिव्यापन करेगा, इस मेथिल समूह का कार्बन अतिव्यापन करेगा। इसी तरीके से इस दूसरे कक्षक की बात करें तो देखिए इस दूसरे कक्षक से भी कौन अतिव्यापन करेगा, मेथिल समूह का कार्बन अतिव्यापन करेगा। और इस तीसरे संकरित कक्षक से भी मेथिल समूह का कार्बन क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आकृति देखिए कैसी हो गई। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो देखिए इसकी आकृति जो बन के आ रही है वो आकृति बन के आ रही है पिरामिडीय। यानी कैसी होती है संरचना इसकी, पिरामिडीय।
पिरामिडीय संरचना होती है। और अगर बंद कोण की बात करेंगे, बंद कोण होता है 108 डिग्री का। क्लियर है, आया समझ में ये आपको? चलिए आगे देखिए। अब देखिए वर्गीकरण। देखिए बच्चों, अब हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया अणु में एल्किल अथवा एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एमीन 3 प्रकार की होती है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, भाई जो अमोनिया है, भाई जो अमोनिया का अणु है, तो अमोनिया के अणु में से एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एमीन 3 प्रकार की होती है। पहला देखिए प्राथमिक एमीन, दूसरा है द्वितीयक एमीन और तीसरा है तृतीयक एमीन। ये 3 प्रकार की एमीन होती है। और देखिए इसे 1 डिग्री एमीन, इसे 2 डिग्री एमीन और इसे 3 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। देखिए ये क्या है? प्राथमिक एमीन है। ठीक है, देखिए बच्चों समझिएगा, ये क्या है? अमोनिया है। ये क्या है? अमोनिया है। अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हट जाए और एक हाइड्रोजन की जगह कोई एल्किल समूह आके जुड़ जाए, भाई एक हाइड्रोजन की जगह कोई एल्किल समूह आके जुड़ जाए, तो ये बन गई हमारी प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन। क्या बन गई? प्राथमिक एमीन। तो देखिए ये हमारी प्राथमिक एमीन है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अमोनिया के 2 हाइड्रोजन हट जाए और 2 हाइड्रोजन की जगह एल्किल समूह आके जुड़ जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, RNH और ये R-। ठीक है, ये 2 एल्किल समूह आके जुड़ गए, तो ये हमारी क्या बन गई? द्वितीयक एमीन बन गई। ठीक है, तो देखिए ये हमारी क्या हो गई? द्वितीयक एमीन हो गई। और इसी तरीके से देखिए बच्चों, इसी तरीके से मान लीजिए अमोनिया के 3 हाइड्रोजन हट जाएं। देखिए अमोनिया के 3 हाइड्रोजन हट जाएं और 3 हाइड्रोजन की जगह अगर एल्किल समूह आके जुड़ जाएं, तो देखिए बच्चों ये क्या बन गई? ये हमारी बन गई तृतीयक एमीन। क्या बन गई? तृतीयक एमीन। तो देखिए ये प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन और ये हमारी क्या है? तृतीयक एमीन। तो देखिए ये प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन में 1 एल्किल समूह, द्वितीयक एमीन में 2 एल्किल समूह, तृतीयक एमीन में 3 एल्किल समूह। ठीक है, आई बात समझ में आपको ये? आगे देखिए, प्राथमिक एमीन में क्रियात्मक समूह NH2 होता है। तो देखिए बच्चों इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? NH2। भैया NH2 है। इसी तरीके से देखिए द्वितीयक एमीन में क्रियात्मक समूह NH होता है। देखिए NH है। ठीक है, और इससे दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए रहते हैं। इसी तरीके से देखिए तृतीयक एमीन में क्रियात्मक समूह N और तीनों तरफ इससे एल्किल समूह जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये समूह होता है। ठीक है, तो आप लोगों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन समझ में आए होंगे। चलें आगे। चलिए अब देखिए हम इनके नाम पद्धति के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, सामान्य पद्धति में एलिफेटिक एमीन का नामकरण एमीन शब्द में एल्किल पूर्व लगन लगा के किया जाता है, अर्थात एल्किल एमीन के रूप में किया जाता है। कैसे करते हैं एल्किल एमीन? जैसे उदाहरण देखिए मैथिल एमीन, जैसे कोई मैथिल एमीन है। देखिए बच्चों इसे कहते हैं मैथिल एमीन। ठीक है, तो सामान्य पद्धति की बात करें तो इनका नामकरण किया जाता है एल्किल एमीन के रूप में, यानी ये हो गया मैथिल एमीन। क्या हो गया? ये मैथिल एमीन हो गया। आगे देखिए, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में जब 2 या 2 से अधिक समूह समान होते हैं तब एल्किल समूह के नाम से पहले पूर्व लगन डाई अथवा ट्राई लगाया जाता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, भाई हम द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की अगर बात करते हैं तो उस समय एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगर एल्किल समूह समान है तो नाम से पहले हम पूर्व लगन डाई और ट्राई को काम में लेते हैं, यानी 2 एल्किल समूह है और दोनों समान है तो डाई, 3 एल्किल समूह है और तीनों समान है तो ट्राई। ठीक है, आगे देखिए IUPAC पद्धति में एमीनों का नामकरण एल्केनेमीन के रूप में होता है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग अब IUPAC पद्धति की बात करें तो नामकरण होता है एल्केनेमीन के रूप में। और देखिए जैसे CH3NH2, इसका नाम है मैथेनेमीन। क्या है? मैथेनेमीन। आगे देखिए, यदि मुख्य श्रृंखला में 1 से अधिक स्थानों पर एमीन समूह उपस्थित हो तब एमिनो समूह की स्थिति को कार्बन परमाणु की संख्या जिससे ये जुड़े होते हैं से व्यक्त कर डाई, ट्राई आदि उपयुक्त पूर्व लगन लगाकर दर्शाया जाता है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। देखिए ये कोई एमीन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 एमिनो समूह है। तो देखिए हमारी ये मुख्य श्रृंखला हो गई। ठीक है, 2 कार्बन की है और 2 कार्बन की को बोलते हैं एथेन,
और इसको दे देंगे 1 नंबर, इसको दे देंगे 2 नंबर, तो ये हो जाएगा एथेन 1,2 डाई एमीन। तो इसका नाम क्या हो गया? एथेन 1,2 डाई एमीन, इसका नाम हो गया। चलें आगे। द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन को छोटे एल्किल समूह के साथ जोड़कर प्रतिस्थापी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारी कोई एमीन है, ठीक है, कोई एमीन है, और ये कैसी एमीन है? द्वितीयक एमीन है, 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो छोटा एल्किल समूह होता है उसे नाइट्रोजन के साथ जोड़ते हैं और एल्किल प्रतिस्थापी के रूप में बताते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा एन मेथिल, देखिए इससे जुड़ा हुआ ये छोटा समूह है मेथिल, तो ये हो जाएगा एन मेथिल और ये हो जाएगा एथेनेमीन। क्लियर है? आगे देखो, एरिल एमिनो में समूह बेंजीन वलय से सीधे जुड़ा रहता है। अब देखिए एरिल एमिनो की बात करें तो उसमें बेंजीन वलय से सीधे समूह जुड़ा होता है। जैसे देखिए C6H5NH2, देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसे ही कहते हैं C6H5NH2, ठीक है, इसे। तो देखिए सामान्य पद्धति में इसे एनिलीन कहते हैं। देखिए बच्चों, सामान्य पद्धति में इसे क्या कहा जाता है? एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन। और देखिए यह नाम IUPAC पद्धति में भी क्या है? मान्य है। चलिए आगे देखिए, एरिल एमीन का नामकरण करते समय एरीन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में से ई अनुलग्न का प्रतिस्थापन एमीन शब्द से करते हैं। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, जब एरिल एमीन का नाम लिखते हैं हम लोग, यानी इसका नामकरण करते हैं, तो एरीन के अंग्रेजी में लिखे जो नाम है उसके अंत में से ई अनुलग्न का प्रतिस्थापन किससे कर देते हैं? एमीन शब्द से। अतः IUPAC पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन एमीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन एमीन इसका क्या हो जाएगा? नाम। चलें आगे। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, यानी कुछ एमीन दिए हुए हैं और हम उनके सामान्य नाम और IUPAC नाम पद्धति का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसे देखिए बच्चों, अगर हम इस यौगिक के सामान्य नाम की बात करें तो देखिए ये तो है एथिल समूह, तो ये हो गया एथिल एमीन। सामान्य नाम क्या हो गया इसका? एथिल एमीन। और अगर हम लोग IUPAC नाम की बात करें तो देखिए ये 2 कार्बन वाला एथेन और इससे जुड़ जाएगा एमीन, यानी एथेनेमीन, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये प्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये है एन प्रोपिल एमीन। क्या है? एन प्रोपिल एमीन। और अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो देखिए ये 3 कार्बन है और हम गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन और 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है एमीन, यानी प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका? IUPAC नाम। आगे देखिए बच्चों, अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। इस एमीन की बात करें तो सामान्य नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एमीन। देखिए जो ध्यान दीजिए, देखिए इस समूह को मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस तरीके से जो समूह होता है इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल समूह, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एमीन। और अगर IUPAC नाम की बात करें तो देखिए बच्चों ये हो गई कार्बन श्रृंखला, गिनती 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन और 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है एमीन समूह, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। क्लियर है? आगे देखिए बच्चों, इसी तरीके से देखिए इसकी बात करेंगे हम, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन। क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल एमीन। देखिए ये एथिल समूह है, ये मेथिल समूह है, तो एथिल मेथिल एमीन हो गया। लेकिन अगर IUPAC नाम की बात करें तो हम छोटे समूह को नाइट्रोजन के साथ जोड़ के दिखाते हैं, तो ये हो गया एन मेथिल एथेनेमीन। क्लियर है? आगे देखिए इसी तरीके से देखिए बच्चों इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन से 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, यानी तीनों समान समूह है, तो सामान्य नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल एमीन, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगर IUPAC नाम की बात करेंगे तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसका IUPAC नाम? भाई हम इसे ले लेंगे मुख्य श्रृंखला के रूप में, तो एन से 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो एन एन डाई मेथिल। देखिए एन एन डाई मेथिल और 1 कार्बन वाले को बोलते हैं मेथेनेमीन, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, इसी तरीके से इसको देखिए, अगर हम इसके सामान्य नाम की बात करें तो ये हो जाएगा एन एन डाई एथिल ब्यूटिल एमीन। भाई एन एन, देखिए बच्चों एन से 2 एथिल समूह है, तो एन एन डाई एथिल और ये पूरा समूह हो गया ब्यूटिल और एमीन। और अगर इसके IUPAC नाम की बात करें तो एन एन डाई एथिल,
NN डाईएथिल, और ये पूरा हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ये पूरा ब्यूटेन, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर पे एमीन समूह है, तो ये हो जाएगा NN डाईएथिल ब्यूटेन 1 एमीन। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसको देखिए, इसे क्या बोलते हैं, एलिल एमीन। भाई ये जो एलिल समूह है, देखिए एलिल समूह से एमीन समूह जुड़ा हुआ है, एलिल एमीन हो गया। अगर अब हम बात करें इसके IUPAC नाम की, तो देखिए ये हमारी कार्बन श्रृंखला हो गई 1 2 3, यहाँ से गिनती करेंगे, 3 कार्बन यानी प्रोप, और 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन 1 एमीन। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इसका नाम क्या होगा, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, और IUPAC नाम होगा हेक्सेन। भाई 6 कार्बन है हेक्सेन, और 1 नंबर पे और 6 नंबर के कार्बन पे एमीन समूह है, तो हेक्सेन 1,6 डाईएमीन। 2 एमीन समूह है ना, तो डाईएमीन। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब देखिए इसको समझिए, इसका नाम क्या होगा, एनिलीन, और IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम भी इसका एनिलीन या बेंजीनेपीन। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि एनिलीन को भी IUPAC में मान्यता प्राप्त है। इसी तरीके से देखिए ये है ऑर्थोटालुडीन, और देखिए अगर इसके हम IUPAC नाम की बात करें तो देखिए ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर का, 3 4 5 6, यानी 2 नंबर पे मैथिल समूह है, ये हो गया 2 मैथिल एनिलीन। ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए बच्चों, देखिए इसे देखिए, इसका सामान्य नाम क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। देखिए इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पैरा, यानी पैरा ब्रोमो एनिलीन। और अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 4 नंबर पे ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो बेंजीनेमीन, या हम बोल सकते हैं 4 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगर हम इसकी बात करें तो सामान्य नाम है NN डाईमेथिल एनिलीन। भाई जो N है, ठीक है, उससे 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, और अगर हम लोग IUPAC की बात करें तो NN डाईमेथिल बेंजीनेमीन। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, आपको ये IUPAC नामकरण और सामान्य नाम पद्धति भी समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने एमीनों का एक हल्का सा परिचय पढ़ा, एमीन समूह की संरचना के बारे में अध्ययन किया, और इनके नामकरण की पद्धति का भी आज हमने अध्ययन किया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एमीनों के विरचन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।